तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका एक्सप्लोरिंग द फैक्टर्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन इन उत्तराखंड। यानी हम उन कारकों की खोज करना चाहते हैं जो उच्च शिक्षा में लैंगिक विभेद के लिए जिम्मेदार हैं, और इसके अंतर्गत हम इकोनॉमिक एनालिसिस करना चाहेंगे। यानी हमारा टॉपिक ये बताता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, यानी जो मेजर ऑब्जेक्टिव है कि राज्य में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि उच्च शिक्षा में कहीं पर लड़के ज़्यादा हैं तो कहीं पर लड़कियां ज़्यादा हैं। तो ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ये हर जिले में अलग अलग है, ठीक है। और हम उत्तराखंड की स्थिति जानते हैं कि ये दो पार्ट में डिवाइड है, और एक पार्ट आपका कुमाऊं मंडल है तथा दूसरा पार्ट आपका गढ़वाल मंडल है। और इसका 80% पार्ट हिली आपके पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट हैं, और गढ़वाल के भी 80% पार्ट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो यहाँ पर यानी मैदानी क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है इसकी वस्तु स्थिति भी अलग अलग पाई गई है। तो इस रिसर्च का मुख्य उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा के अंतर्गत, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत यानी जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या अदर डिग्री ले रहे हैं, वहाँ पर समानता क्यों नहीं है। उन कारकों की हमको खोज करनी है कि आखिर इसमें इतनी अधिक असमानता क्यों है। मैंने हिली एरियाज़ के जब अध्ययन किया तो हिली एरियाज के डिस्ट्रिक्ट में जैसे पिथौरागढ़, जैसे चंपावत, जैसे आपके बागेश्वर, जैसे चमोली, तो इन उत्तरकाशी में, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड गर्ल्स हैं हायर एजुकेशन में, जो नामांकित लड़कियां हैं, इनकी संख्या कुछ कुछ कॉलेजेस में 90% है और केवल 10% स्टूडेंट ही अध्ययनरत हैं, यानी बॉयज स्टूडेंट अध्ययनरत है। वहीं जब हम मैदानी इलाकों में आ जाते हैं तो मैदानी इलाकों में ये रेशियो आपका 65% गर्ल्स हो जाती हैं तथा आपके पास जो 35% हैं वो आपके बॉयज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो पर्वतीय जिलों में ज़्यादा है जबकि मैदानी जिलों में कम है। एक और डेटा हमें रिसर्च प्राप्त हुआ कि इंटर कॉलेज में, यानी जो हमारे इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन होती है, इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन में जितने गर्ल्स एंड बॉयज स्टडी करते हैं उनका बहुत कम प्रतिशत, लगातार मैंने पिछले 3 सालों में देखा है कि कम प्रतिशत उच्च शिक्षा में जा रहा है। और जब वो कम प्रतिशत उच्च शिक्षा में जाएगा तो निश्चित रूप से लैंगिक विभेद जन्म ले रहा है, ठीक है। तो टॉपिक जस्टिफाई हो जाता है कि हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, हम उन कारकों की खोज करने जा रहे हैं, वो कौन से कारक हैं, वो कौन से कारण हैं जो लैंगिक विभेद को जन्म दे रहे हैं उच्च शिक्षा में, जो छात्र छात्रा अनुपात गड़बड़ा रहे हैं। और ये कारण क्या है, इसका हम आर्थिक विश्लेषण करना चाहते हैं कि वो कौन से कारक है जिसके कारण ये लैंगिक विभेद जन्म लिया है। तो ये हमारा टॉपिक जस्टिफिकेशन हो जाता है कि आखिर हमने इस टॉपिक को क्यों लिया, क्योंकि हमको उच्च शिक्षा में समान अनुपात नहीं दिखाई पड़ता है। तो वो जो छात्र छात्राओं का समान अनुपात नहीं दिखाई पड़ता है उन कारकों की यहाँ पर खोज करेंगे, यानी इस अध्ययन के माध्यम से उन घटकों को, उन तत्वों को जानेंगे। क्योंकि बच्चे ठीक पहाड़ी जो हिली स्टेट्स है वहाँ पर छात्राओं में कि छात्रों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जो ऑप्शन होता वही चूज कर लेते हैं। बट बॉयज में गतिशीलता बहुत होती है। जब बॉयज को लगता है कि नहीं मुझे पर्वतीय जिले, यानी मेरे जो गृह जिले हैं, मान लीजिए पिथौरागढ़ में कोई बॉयज है और वो देखता है कि उसके मनपसंद का कम्बिनेशन नहीं आता है, तो वो नीचे आकर के हल्द्वानी या ऊधम सिंह नगर के किसी कॉलेज को ज्वाइन कर लेता है जहाँ पर उसके मनपसंद सब्जेक्ट मिल जाते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वो आर्थिक अवसर यानी शैक्षणिक अवसर के कारण हुआ है। यानी छात्राओं को मजबूरी है कि उसको पहाड़ में ही किसी कॉलेज में अध्ययन करना, लेकिन लड़कों के पास एक सामाजिक गतिशीलता पाई गई और वो दूसरे कॉलेज में ज्वाइन कर लिया। वहीं एक और का आर्थिक कारण मिला कि बॉयज
उन जिलों को अधिकतर प्रेफरेंस कर रहे हैं जहां पर वो पढ़ाई के साथ साथ कमाई कर सके, अर्थात वो ऊधम सिंह नगर जिले में, हरिद्वार में, देहरादून में आकर के अपने आप को पंजीकृत कराते हैं उच्च शिक्षा में, क्योंकि वहां पर पार्ट टाइम नौकरी भी कर सकते हैं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहे। तो लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि लड़कियां तो इसलिए पर्वतीय राज्यों में हमें लगता है कि लड़कियां गतिशीलता नहीं होती है, वो वहीं के पास के नज़दीक के कॉलेजेस में अध्ययन करने लगती हैं। लेकिन बॉयज कई कंपोनेंट, जैसे मैंने आपने बोला कि पहला तो सामाजिक कारण होता है, दूसरा आर्थिक अवसर होते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, इसके कारण बॉयज में गतिशीलता अधिक पाई जाती है और इस गतिशीलता के कारण वो बॉयज नीचे की ओर आ जाते हैं और इसलिए जो हमारे पास लैंगिक विभेद है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के मैंने दो कंपोनेंट आपके साथ डिस्कस किया है, एक सामाजिक कारक किया मैंने, एक आर्थिक कारण किया। देयर मे बी 100 यानी 100 से अधिक कारक हो सकते हैं जो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कारण हो सकते हैं। तो इस अध्ययन के अंतर्गत हम उन कारकों की खोज करेंगे कि वो कौन कौन से कारक हैं जिसके अंतर्गत राज्य के जिलों में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या लैंगिक विभेद पाया गया है। तो उच्च शिक्षा के अंतर्गत ये जो लैंगिक विभेद पाया गया है, इसके अंतर्गत हम आर्थिक विश्लेषण यहां पर करना चाहेंगे। आगे आते हैं तो देखिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हमने कहा कि विश्व में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ा इशू, पूरे विश्व में ये इशू बनता जा रहा है। ठीक है, तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में भी ये इशू बहुत तेजी से फैल रहा है और इसलिए इस अध्ययन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमको उन फैक्टर्स को कंसीडर करना है जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए, नहीं उच्च शिक्षा में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लैंगिक विभेद के लिए क्या जिम्मेदार हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत हम प्रमुख रूप से इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे, यानी कई घटक होंगे, उसमें से हम आर्थिक घटक के अंतर्गत फोकस करेंगे। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक घटक पे बात तो करेंगे, लेकिन जो डीपली अध्ययन करेंगे हम वो आर्थिक पहलू पर ज्यादा बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत कि कौन कौन से आर्थिक पहलू हैं जो लैंगिक विभेद के लिए जिम्मेदार है। आगे हम जब बात करते हैं तो हमने देखा कि जो यहां पर है कि दिस इकोनॉमिक एनालिसिस थ्रू द लाइट ऑफ मल्टीफेस्ड फैक्टर, कई मल्टीफेस्टेड फैक्टर हैं, कई प्रकार के फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देते हैं। ठीक है, यानी छात्र छात्राओं का जो अंतराल गड़बड़ाया हुआ है राज्य में, उसके लिए कई कंपोनेंट जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो उसके इकोनॉमिक अप्रोच की हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं कि वो कौन सा वित्तीय कारण है, वो कौन सा सामाजिक कारण है, वो कौन सा सांस्कृतिक कारण है जिसके अंतर्गत इस प्रकार का जो लैंगिक असमानता है वो आई है। ठीक है, तो इसके लिए हम डेटा कंपोनेंट एनालिसिस करेंगे और डेटा एनालिसिस करने के साथ इस रिसर्च में जानेंगे और पॉलिसी मेकर को, सरकार को सजेशंस दे सकेंगे कि आखिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे कि हमको इन्वेस्टिगेट करना है, हमको खोजना है इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी आर्थिक कौन कौन से कारक हैं जो लैंगिक विभेद के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। ठीक है, किसमें, उच्च शिक्षा के अंतर्गत, यानी उच्च शिक्षा के अंतर्गत जो लैंगिक विभेद है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसके आर्थिक कारक कौन कौन से हैं। ठीक, जैसे रोजगार का अभाव, ठीक है, और क्या कहते हैं, काम के साथ पढ़ाई, ये कई आर्थिक कारक होते हैं। तो इन सारे कारकों को हम यहां पर अध्ययन करेंगे। तो इससे और साथ ही साथ क्यों वुमेन पार्टिसिपेशन कर रही है, ठीक है, क्यों उनका पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ता है या घटता जा रहा है, इन सारी चीजों को एनालिसिस करके हम किसको इन्फॉर्म करेंगे, हम जो राज्य के पॉलिसी मेकर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर हैं, उनको हम सजेशंस देंगे, इंटरवेंशन करेंगे एंड प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, चाहेंगे कि हम लैंगिक विभेद समाप्त हो जाए। इसलिए इस अध्ययन को करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, ताकि राज्य का, यानी उत्तराखंड राज्य का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। आगे जब हम बात करते हैं तो
इस प्रकार जो हमारे पास इसका अल्टीमेटली है कि दिस इकोनॉमिक एनालिसिस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की हम बात करेंगे यहाँ पर, और किसमें, उच्च शिक्षा के अंतर्गत। देखो प्राइमरी शिक्षा होती है, माध्यमिक शिक्षा होती है, इनमें हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, बट इसके अंतर्गत हम उसमें अध्ययन नहीं करेंगे। हम केवल उच्च शिक्षा विभाग को लेंगे और उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये पीएचडी थीसिस है, टाइम कम होता है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। यानी सारे शिक्षा विभाग को न लेकर के केवल उच्च शिक्षा विभाग को लेंगे, ठीक है। और इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, एविडेंस बेस पर पॉलिसी रिफॉर्म की बात करेंगे कि हम जहां पर इस प्रकार की घटनाएं मिलती हैं उन कारकों को खोजेंगे और उसको यहां पर दर्शाएंगे ताकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन समाप्त हो सके। आगे हम बात करते हैं तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन इज ए सिग्निफिकेंट इशू। उच्च शिक्षा में जो लैंगिक विभेद है आज मुख्य मुद्दा बन गया है, ठीक है। देखिए मुख्य मुद्दा बनता है इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, लोकेशन इन नॉर्थ, ठीक है। तो इस प्रकार हम ऐसा नहीं कह सकते कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन केवल उत्तराखंड राज्य में है। ये जो भारत और विश्व के कई राज्यों में, देशों में इस प्रकार जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन इसके लिए हमको अभी से कदम उठाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार जो जेंडर गैप होता जा रहा है, यानी बॉयज की संख्या कम होती जा रही, गर्ल्स की संख्या बढ़ती जा रही, या बॉयज की संख्या बढ़ती जा रही, गर्ल्स की संख्या कम होती जा रही, तो हर जिले में ऐसा अंतराल क्यों उत्पन्न हो रहा, यानी बॉयज गर्ल्स का रेशियो समान क्यों नहीं है, इस पर हम बात करना चाहेंगे, इस पर हम अध्ययन करना चाहेंगे। यही हमारा रिसर्च टॉपिक है और इसके अंतर्गत हम संपूर्ण उत्तराखंड को यूनिवर्स के रूप में लेंगे, अर्थात पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत समाहित करेंगे। यानी 13 जिले जो होते हैं, इन संपूर्ण 13 जिलों को इसके अंतर्गत हम समायोजित करेंगे। तो इन 13 जिलों के 13 जिलों यानी कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों के जिलों के अंतर्गत हम इसका अध्ययन को करना चाहेंगे। अब बात आती है रिव्यू ऑफ लिटरेचर की। हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए FO रेमजेक्स एंड N क्वाक 2015 में इन्होंने जो अपना रिसर्च पेपर लिखा, उसमें भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात आई कि किस प्रकार से हायर एजुकेशन में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पाया गया, ठीक है। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं दूसरे रिव्यू ऑफ लिटरेचर की कि R अहनी एंड शंकर कल्याण की बात करते हैं, वी कल्याण शंकर की बात करते हैं, जिनका पेपर 2012 में आया था। और इस पेपर में बताया गया था कि फॉल्ट लाइन शेपिंग हो रही है काउंटर्स इन द गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, यानी एजुकेशन जो गर्ल्स है एजुकेशन इन इंडिया, वहाँ पर कहीं ना कहीं फॉल्ट लाइन शेपिंग है, यानी जो हम लाइन बनाए हैं, इक्वलिटी की लाइन बनाए हैं, वो इक्वलिटी की लाइन नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हमको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा और उसके लिए स्टडी करना आवश्यक है। इसी प्रकार ए चौहान ने या S कुमार ने भी बात कही और इन्होंने भी बताया कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इशू बहुत ज़्यादा है। द स्टडी फाउंड्स की जो हमारे पास हम इसमें इन्होंने एजुकेशन में पाया कि सोशल रिवोल्यूशन, सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है हायर एजुकेशन में, ताकि जो आपके पास जो ये एजुकेशन का एज है और इस एजुकेशन के एज में जो पुअर फैमिली के कैंडिडेट्स होते हैं, कंडीशंस होती है, वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाती है, तो उनको भी शिक्षित करना होगा और इसके लिए राज्य को आगे आना पड़ेगा। इसलिए कि कई आर्थिक कारण के कारण कोई व्यक्ति इंटर तक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन देती है, लेकिन उसके बाद कहीं आर्थिक कारण ऐसा तो नहीं है कि उसको उच्च शिक्षा से वंचित कर रही है, तो इसमें हमको अध्ययन करना होगा। आगे बात करते हैं तो चलिए, और भी रिव्यू लिटरेचर है, बट रिसर्च गैप की हम बात करते हैं तो इस रिसर्च गैप में हमने ये देखा, रिसर्च गैप यही है कि राज्य में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं राज्य में, उत्तराखंड राज्य में 13 जिले हैं, इन 13 जिलों में अलग अलग मेल फीमेल रेशियो पाया गया, छात्र छात्रा अनुपात सब राज्यों, सब जिलों में अलग अलग पाया गया। पर्वतीय जिलों की स्थितियां अलग हैं, मैदानी जिलों की स्थितियां अलग हैं। तो उन कारकों की खोज करना है कि आखिर ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ये क्यों हुआ है। तो हम जब बात करते हैं कि जैसे अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, गढ़वाल है, पिथौरागढ़ है, चमोली है,
यहां पर क्या होता है कि हायर रेट ऑफ द लिटरेसी है, यहां पर जो आपके पास लिटरेसी है, साक्षरता दर ज्यादा है, लेकिन यहां पर जो डिस्पैरिटी इंडेक्स वैल्यू है वो ज्यादा है। देखो, शिक्षा ज्यादा है लेकिन असमानता भी ज्यादा है। तो देखिए, एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो हमारे राज्य हैं यहां पर शिक्षा के साथ साथ लैंगिक अंतराल भी ज्यादा है। इसका अध्ययन करना है कि जिन राज्यों में जब शिक्षा अच्छा है तो लैंगिक अंतराल इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था, वही हमको अध्ययन करना है। उत्तराखंड लिटरेसी इज नॉट ड्यूलेटिंग द जेंडर बैरियर्स, ठीक है, यानी जेंडर जो आपके पास जेंडर बैरियर्स है वो उस पर बात करना हो। उत्तरकाशी एज द एग्जेम्पशन वेयर देयर इज अ लो रेट ऑफ लिटरेसी, वहां पे साक्षरता दर कम है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पर हाई डिस्पैरिटी इंडेक्स वैल्यू है। तो ऐसा क्यों? ठीक है, तो इन पॉइंट्स पर हमको बात करना है, इन पॉइंट्स को देखना। तो ये एक रिसर्च गैप है कि राज्य में लगातार जेंडर गैप बढ़ता चला जा रहा है जबकि हमारी साक्षरता दर बढ़ती जा रही है। तो इन साक्षरता दर के साथ ही साथ हमको इस पर सोचना होगा, इस पर विचार करना होगा। देखो, यहां पर रूरल एरियाज में गर्ल्स हैव लेक एक्सेस, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो उच्च शिक्षा में है वो वहां पर लड़कियों की संख्या अब कम होती जा रही है, पिछले 3 वर्षों से देखा गया, जबकि वहीं पर शहरी क्षेत्रों में लड़कियों की संख्या पहले से अधिक होती गई है। किसमें? उच्च शिक्षा में। तो इस प्रकार का देखो जेंडर गैप लगातार क्रिएट हो रहा है और इस जेंडर गैप को हमको देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये अध्ययन आवश्यक हो जाता है। आल्दो फिर भी रिसर्च गैप क्या है, इसका कारण क्या है? लैक ऑफ क्वालिटी रिसर्च। राज्य में आज तक इस दिशा में कोई गुणात्मक शोध नहीं हुआ है, इसलिए मुझे यह शोध करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आज भी राज्य में गुणवत्तापूर्ण गुणात्मक शोध नहीं हुआ है, और गुणात्मक शोध की बहुत आवश्यकता किसमें? उच्च शिक्षा में लैंगिक विभेद पर। दूसरा, लिमिट फोकस ऑफ द इंटरसेक्शनलिटी। इंटरसेक्शनलिटी पर बहुत कम शोध हुआ। इंटरसेक्शनलिटी का मतलब होता है कि एक ही परिवेश में दो प्रकार के फैमिली रहती हैं, एक अमीर फैमिली है, एक गरीब फैमिली है, ठीक है। तो उनके बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने का जो अनुपात है, जो उनका बिहेवियर है, वो अलग अलग पाया गया। तो इस प्रकार का अध्ययन नहीं यहां पर अभी तक हुआ है कि जो एक ही परिवेश में रहने वाले दो अलग अलग आर्थिक परिवेश के परिवारों के बच्चों का उच्च शिक्षा के प्रति व्यवहार कैसा है, इस पर आज तक कोई अध्ययन नहीं हुआ। इसलिए मुझे यह अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। आगे हम बात करते हैं इनसफिशिएंट एक्सप्लोरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल कल्चर। आज भी उत्तराखंड में जो शैक्षणिक संस्थान है, यानी जो यूनिवर्सिटियां हैं, जो हमारे कॉलेज हैं, उतने रोटेशन उनकी नहीं है, यानी हमारा इंस्टीट्यूशनल कल्चर नहीं बन पाया। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक कल्चर है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक कल्चर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कल्चर है, उस प्रकार का हमको कल्चर की आवश्यकता पड़ेगी। तो लेकिन यहां पर आज भी इनसफिशिएंट एक्सप्लोरेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल कल्चर है, यानी यहां पर उतना सफिशिएंट एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ। नाउ द नेक्स्ट है लिमिटेड एनालिसिस ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो जितनी पॉलिसी आज तक राज्य सरकार ने लगाई है, उन पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन उन पर बहुत कम आज तक विश्लेषण हुआ है। तो इसलिए ये विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या है? तो 4 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव जो हमारा है, टू आइडेंटिफाई द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन इन उत्तराखंड, यानी सामाजिक आर्थिक कारकों का विश्लेषण करना है हमको, ठीक है। किस प्रकार से वो लैंगिक विभेद, यानी उच्च शिक्षा में लैंगिक विभेद को निर्धारित करता है, ठीक है। यानी लैंगिक विभेद के लिए सामाजिक आर्थिक ढांचा किस प्रकार से निर्धारित करता है, इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। गरीब परिवार के बच्चे उच्च शिक्षा नहीं जा पाते कि अमीर परिवार के बच्चे उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। दूसरा, हम बात करते हैं जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जिसकी आर्थिक स्थिति बुरी है, या जिन कास्ट वाइज पे एनालिसिस करते हैं कि सामान्य वर्ग का बच्चा उच्च शिक्षा ग्रहण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। इन कई पहलुओं पर इस ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत हम बात
करेंगे, यानी उसके सामाजिक आर्थिक घटकों का विश्लेषण यहां पर किया जाना हो। दूसरा, टू एग्जामिन द इंस्टीट्यूशनल बैरियर, कौन से कारण है इंस्टीट्यूशनल बैरियर या कल्चर फैक्टर की प्रिपेटूलिंग जेंडर डिस्पैरिटीज इन द एक्सेस टू एजुकेशन। जैसे उत्तराखंड में एक समस्या है, देखिए इंस्टीट्यूशनल बैरियर की अगर मैं बात करता हूं तो उत्तराखंड में क्या होता है कि पर्वतीय राज्य है, यहाँ पर परिवहन की बड़ी समस्या है। तो परिवहन की समस्या के कारण भी कुछ बच्चे छोड़ देते, क्योंकि परिवहन महंगा है, लोगों को डेली 50 रुपये जाना और 50 रुपये आना। दूसरा, यहाँ पर लिमिटेड परिवहन के साधन है, यानी बार बार बसें तो मिलती नहीं, जैसे प्लेन में है रिक्शा ऑटो मिलते रहते हैं। तीसरा, यहाँ पे क्लाइमेट अलग है। तो इंस्टीट्यूशनल बैरियर है, कई इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स हैं कि आपको जाने आने में, साथ ही साथ ऐसा नहीं कि वहाँ गर्ल्स हॉस्टल बने हों सारे कॉलेज में, यहाँ पर उत्तराखंड में लिमिटेड जगह पर गर्ल्स हॉस्टल बने, इसलिए इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स हैं और कल्चर फैक्टर्स हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं या लड़के हैं वो प्रॉपर नहीं इंस्टीट्यूट का प्रयोग कर पाते हैं, जिससे यहाँ पर नामांकन की दर घटती जा गई है और इसलिए इस प्रकार का लैंगिक विभेद जन्म ले लिया है। ठीक है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड करियर एडवांसमेंट, जैसे बच्चे बीए करने के बाद इनको कहीं जॉब मिल जाए तो इतनी अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा नहीं है, जैसे मैंने अध्ययन में पाया है। यह मैं नहीं कह सकता हूं कि यहाँ पे उच्च शिक्षा में गुणवत्ता है या नहीं है, बट अगर उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उनको रोजगार का अवसर मिल जाए, उनको उनके करियर के लिए मिल जाए, तो निश्चित रूप से उनका नामांकन दर उच्च शिक्षा में बढ़ेगा। तो उन वेरिएबल का भी हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो इंस्टीट्यूशनल बैरियर को हम चेक करेंगे, अध्ययन में पाएंगे, कल्चरल फैक्टर को पाएंगे जो जेंडर डिस्पैरिटी के लिए निर्धारित करते हैं, उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे। अगला है टू एनालाइज द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आर्थिक पहलू की बात करेंगे। देखिए, एक परिवार गरीब होता, वो कभी अपने बच्चे को नहीं कहता कि उच्च शिक्षा में जाओ। क्यों? क्योंकि कहता कि बेटा आप कमाई कर लो, कमाई करोगे परिवार चलेगा। दूसरा, जहां पर वो कमाई करता उसके आसपास कोई उच्च शिक्षण संस्थान नहीं होते, तो एक ही ऑप्शन होता है। तो राज्य में पर्वतीय राज्य होने के कारण जहां पर संस्थान है वहां पर काम करने के लिए कंपनी नहीं है, जिसके कारण हमारे देश में, हमारे राज्य में नामांकन दर बहुत भेदभावपूर्ण रहा। यानी कुछ बॉयज हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, वो अपने आप को उच्च शिक्षा में नामांकित नहीं कराते क्योंकि उनको परिवार की आवश्यकता कहती है कि नहीं आप कमाई करो। जबकि गर्ल्स को क्या करती है कि गर्ल्स खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं तो वो अपने नज़दीकी, अगर नज़दीक में है महाविद्यालय तो वहाँ पर नामांकन अपना कराती है, अन्यथा की स्थिति में वो छोड़ दे रही है। तो इसलिए पर्वतीय राज्य जिलों में हमने ये देखा कि इंटर तक तो लड़कियाँ पढ़ाई करती हैं क्योंकि वहाँ पर सारी फीस माफ है, लेकिन उसके बाद नामांकन दर में बॉयज तथा गर्ल्स के नामांकन दर में बहुत तेजी से गिरावट देखी गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारा जो ऑब्जेक्टिव है टू प्रपोज द एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजी। एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं जहां पर हमको एविडेंस मिले हैं। एक परिवार है, गरीबी के कारण वो नहीं पढ़ पा रहा है, परिवहन में प्रॉब्लम के कारण नहीं पढ़ रहा कि नहीं हमारे यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होती है इसलिए हम फॉर्म नहीं भर पाए, हमारे यहाँ बसें नहीं चलती इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया। तो इस प्रकार का मैं एक घटना आपके साथ लेकर के रिपोर्टिंग करूंगा इस थीसिस में। तो एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजी की बात करूंगा और उसके लिए एक हम लोग रास्ता तैयार करेंगे, एक रणनीति बनाएंगे कि आखिर एक बच्चा जो दुर्गम क्षेत्र में रहता है उसको कैसे उच्च शिक्षा में लाया जाए, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, अध्ययन करेंगे और पॉलिसी रिकमेंडेशन की बात करेंगे। जो जेंडर इक्वलिटी की बात करें, जो लैंगिक समानता की बात करें, उसको हम चौथे ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत देखेंगे। तो ये मेरी चारों ऑब्जेक्टिव हो गई जो हम इस अध्ययन के अंतर्गत फाइंड आउट करना चाहेंगे। इसके साथ ही साथ हाइपोथेसिस हो जाती है, परिकल्पना है मेरी कि कोई सामाजिक आर्थिक कारक जिम्मेदार नहीं है लैंगिक विभेद के लिए, यानी लैंगिक विभेद के लिए कोई सामाजिक आर्थिक कारक जिम्मेदार नहीं है। तो ये मेरी हाइपोथेसिस हो जाती है और अल्टरनेट, ये आपकी नल हाइपोथेसिस, याद रखिएगा नल हाइपोथेसिस है और दूसरी आपकी होगी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसमें नो हट जाएगा। तो देयर आर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन। तो हमने यहाँ पर नल हाइपोथेसिस मान लिया कि कोई भी सामाजिक आर्थिक कारक
लैंगिक विभेद के लिए जिम्मेदार नहीं है उच्च शिक्षा में। दूसरा, नो इंस्टीट्यूशनल बैरियर, कोई किसी प्रकार का संस्थान का जो बैरियर है वो नहीं रिस्पॉन्सिबल है, तो ये भी आपकी नल हाइपोथेसिस हो जाती है, नल हाइपोथेसिस हो जाती है। देयर इज नो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कोई आर्थिक कारक नहीं है, ठीक है, आर्थिक कारक नहीं है। तो इस प्रकार की हमें तीन, क्योंकि चौथी तो हमारी पॉलिसी रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो उसकी हाइपोथेसिस नहीं बनती, केवल तीन ऑब्जेक्टिव की हाइपोथेसिस यहां पर बनी हुई है। तो ये तीन हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है। इस स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, इस स्टडी की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इससे राज्य में लैंगिक समानता आ सकेगी। हम उन कारकों को जान लेंगे कि किसके कारण से लैंगिक असमानता जन्म ली है, तो उन कारकों को हम रिमूव कर देंगे। जब हम उन कारकों को रिमूव कर देंगे तो निश्चित रूप से इससे राज्य में लैंगिक समानता आ जाएगी, और लैंगिक समानता का मतलब होता है छात्र और छात्रा अनुपात बराबर हो जाएगा। दूसरा, इनहेंसिंग द एक्सेस ऑफ एजुकेशन, सभी को वो कारकों को जान लेंगे कि आखिर जो पहाड़ में बच्चे रहते हैं वो इंटर कॉलेज तक तो लड़कियां और लड़के खूब आते हैं, लेकिन इंटर के बाद वो क्यों नहीं आते हैं हायर एजुकेशन में, तो उन कारकों को हम जान लेंगे। और फिर उन कारकों को जब सरकार जान लेगी तो उन घटकों को के आधार पर उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाला जाएगा और फिर बच्चे आएंगे। तो ये हमारे जो राज्य में उच्च शिक्षा में इंटरमीडिएट तक तो सारे बच्चे तेजी से आते हैं, बट उसके बाद नहीं आना पसंद करते हैं, तो उनसे हमारे हायर एजुकेशन में एक्सेस बढ़ जाएगा। अगला है फॉरेस्टिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे राज्य में आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी। क्योंकि देखो, ज्यादा पढ़ा लिखा होगा व्यक्ति तो राज्य में ह्यूमन कैपिटल बनेगी, और ह्यूमन कैपिटल बनेगी तो निश्चित रूप से आपके राज्य के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो योगदान देगी। क्योंकि देखो, मनुष्य जितना किसी राज्य का पढ़ा लिखा होता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो काम अच्छे तरीके से कर सकेगा। जब काम अच्छे तरीके से कर सकेगा तो निश्चित रूप से राज्य की उत्पादकता बढ़ेगी। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, जिससे सामाजिक न्याय होगा। अब लड़कियां घर पे नहीं बैठेंगी, पढ़ी लिखी रहेंगी, सरकारी नौकरी में आएंगी, समाज में कंधे से कंधा मिला करके चल पाएंगी, इसलिए इससे सोशल जस्टिस प्रमोट करेगा। इस ट्रेनिंग द पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, और इससे राज्य सरकार क्या करेगी, पॉलिसी बनाएगी और उसको लागू करेगी ताकि राज्य का विकास तेजी से होगा। तो इस अध्ययन से कई लाभ होने वाले हैं, उसको मैंने यहां पर मेंशन किया। अब रिसर्च मेथड की बात करते हैं कि रिसर्च मेथड क्या होगा। तो रिसर्च मेथड की हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मैं यहां से बात करता हूं कि इसके अंतर्गत पूरा जो उत्तराखंड स्टेट है उसको हम जानते हैं कि दो पार्ट में बटा है। पहले पार्ट को हम लोग कुमाऊं मंडल बोलते हैं और दूसरे पार्ट को हम लोग गढ़वाल मंडल बोलते हैं। कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल यानी टोटल हमारे पास 13 जिले हैं, ठीक है, 13 जिले हैं। अब 13 जिलों में हम लोग क्या करेंगे कि एक मंडल से हम 2 डिस्ट्रिक्ट लेंगे, एक मंडल से यानी कुमाऊं मंडल से 2 डिस्ट्रिक्ट लेंगे, एक पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट लेंगे और एक हम मैदानी क्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट लेंगे। और इसको चुनाव कैसे करेंगे, रैंडम सैंपलिंग से चुनाव करेंगे। किससे, रैंडम सैंपलिंग लगाएंगे, रैंडम सैंपलिंग से चुनाव करेंगे, एक पहाड़ी राज्य का और एक प्लेन के राज्य का। इसी प्रकार गढ़वाल मंडल से एक हम चुनाव करेंगे, किससे, हम एक चुनाव करेंगे पहाड़ से और एक चुनाव करेंगे हम प्लेन से। अब देखिए, हमारे उच्च शिक्षा में लगभग 1 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं और टोटल मिलाकर के लगभग 1.5 या 2 लाख होंगे। तो जब मैंने इसके बेस पे सैंपलिंग स्टैटिक मेथड से निकाला तो लगभग 384 का सैंपल साइज निकल करके आया कि यानी उच्च शिक्षा में जितने व्यक्ति अध्ययनरत कर रहे हैं उनमें से 384 बच्चों को हम सैंपलिंग में लेते हैं। क्योंकि ये मेरा जो यूनिवर्स है वो लिमिटेड यूनिवर्स है। लिमिटेड यूनिवर्स का मतलब होता क्योंकि हमको उच्च शिक्षा में अध्ययनरत बच्चों की संख्या जान सकते हैं, तो लिमिटेड यूनिवर्स के कारण हम 384 का सैंपल साइज लेंगे और इस प्रकार एक राज्य में, ठीक, एक डिस्ट्रिक्ट में हम 96 बच्चों को लेंगे और जिसमें से 48 बॉयज होंगे और 48 गर्ल्स होंगी। 48 बॉयज और 48 गर्ल्स, यानी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 48 बॉयज और 48 गर्ल्स, ठीक है। 48 का हम सैंपलिंग करेंगे और इन 48 बॉयज और 48 गर्ल्स के अंतर्गत जनरल कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी की, आपका एससी कैटेगरी के और एसटी कैटेगरी, यानी चारों कैटेगरी की वुमेन्स को लेंगे। साथ ही साथ जो माइनॉरिटी यहाँ पे रहते हैं उनको भी हम लेंगे ताकि हमारी सैंपलिंग
प्रॉपर हो सके। अब एक डिस्ट्रिक्ट में 6 कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट में कितने? 6 कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे और जिसके 8 बच्चों को सैंपलिंग लेंगे। ये पॉइंट याद रखना होगा। एक डिस्ट्रिक्ट के 6 कॉलेज को लेना है, जिसमें से 8 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और जिसमें 4 गर्ल्स होंगी और 4 बॉयज होंगी। तो इस प्रकार हम राज्य में सैंपलिंग करेंगे। यानी एक डिस्ट्रिक्ट से मुझे 96 बच्चे चाहिए, तो एक डिस्ट्रिक्ट में कई कॉलेज हैं, तो हमको 6 कॉलेज में जाना होगा और एक कॉलेज से 8 बच्चों को चुनाव करना होगा। रैंडम है, ये भी करेंगे, ठीक है, रैंडमाइज करेंगे, ठीक है। और इसमें से 4 लड़कियों का अध्ययन करेंगे और 4 लड़कों को लेंगे। इस प्रकार एक डिस्ट्रिक्ट में जब 6 कॉलेज जाएंगे तो 48 बच्चे मिल जाएंगे। अच्छा, 48, ठीक है। इसी प्रकार 6 बच्चे हमने ये मिले और 6 फिर और कॉलेज को ऐड कर देंगे, नहीं 12 कॉलेज को लेंगे। एक मिनट, एक डिस्ट्रिक्ट से हम 12 कॉलेज को लेंगे और जिसमें से इन 12 कॉलेज में हम लोग के जाएंगे और 12 कॉलेज में जाने के बाद एक कॉलेज से 8 बच्चे लेंगे, तो 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, जिसमें से एक कॉलेज से 4 गर्ल्स का और 4 बॉयज का अध्ययन किया जाएगा। तो फिर से क्लियर हो गया कि 4 जिले हमने लिया है रैंडम, 4 जिले लिया है, 2 जिले गढ़वाल से और 2 जिले कुमाऊं से, ठीक है, 2 जिले गढ़वाल से, 2 जिले कुमाऊं से, और एक जिले से 96 का सैंपल साइज चाहिए होगा। तो 96 का सैंपल साइज लेने के लिए हम 12 कॉलेज का अध्ययन करेंगे। कितने कॉलेज? 12 कॉलेज का, और एक कॉलेज से हम 8 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, जिसमें 4 गर्ल्स और 4 बॉयज होंगे। तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कैसे आप सैंपलिंग करोगे। तो ये रैंडम सैंपलिंग होगा और उसके बाद पर्पजिव सैंपलिंग हो। पर्पज का मतलब होता है गर्ल्स से इंटरव्यू करना, तो गर्ल्स ही होंगे, लेकिन वो पर्पजिव रैंडम सैंपलिंग होगी, ठीक है। पर्पजिव रैंडम सैंपलिंग का मतलब होता कि उन लड़कियों को या उस कॉलेज में हमको 4 बॉयज और 4 गर्ल्स ही चाहिए होगा। चलिए, अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब हम लोग इन बच्चों के साथ क्या करेंगे, इन बच्चों के साथ हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार का डेटा इकट्ठा करेंगे। उनका सामाजिक आर्थिक स्थिति पूछेंगे, साथ ही साथ उनसे ये पूछेंगे कि आखिर बच्चे क्यों नहीं उच्च शिक्षा में आना चाहते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। इनके साथ हम क्या कर डेप्थ इंटरव्यू करेंगे, उन्हीं के साथ बैठेंगे और बहुत इंटरव्यू करेंगे। फोकस ऑन ग्रुप डिस्कशन करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, 4 5 8 बच्चों को बैठा लेंगे और उनके साथ क्या करेंगे, एक टॉपिक देंगे कि आखिर उच्च शिक्षा में आप क्यों नहीं आना चाहते, या आपके रिलेटिव या पड़ोसी क्यों नहीं आना चाहते, तो वो इसका आंसर देंगे और उसके आधार पर हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे। तो प्राइमरी डेटा क्या करेंगे, हम इंटरव्यू क्वेश्चनर बनाएंगे और उस इंटरव्यू क्वेश्चनर के आधार पर जो हमने एक जिले के 12 कॉलेज सेलेक्ट किए हैं और एक कॉलेज से 8 बच्चे, जिसमें से 4 लड़कियां तथा 4 लड़के हैं, उनके साथ जाएंगे, इंटरव्यू करेंगे और क्वेश्चनर को फिल करेंगे और उसके आधार पर प्राथमिक डेटा हमें प्राप्त हो पाएगा। अब इस प्राथमिक डेटा को हम क्या करेंगे, इस प्राथमिक डेटा के आधार पर हम एक एग्रीगेट मॉडल डेवलप करेंगे, ठीक है। एग्रीगेट मॉडल डेवलप करेंगे जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन होगा। कौन सा वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और उनकी कंडीशंस, उनके परसेप्शंस ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम इसमें क्या करेंगे, एनोवा लगाएंगे, ठीक है। इसमें हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स लगाएंगे, मीन मोड मीडियन लगाएंगे, कोरिलेशन लगाएंगे, रिग्रेशन मॉडल लगाएंगे और इसके आधार पर इसका एनालिसिस करेंगे, जो डेटा प्राप्त होगा, और उसके आधार पर रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये रिसर्च मेथोलॉजी बन जाती है कि इसके विभिन्न कंपोनेंट को हम देखेंगे, समझेंगे और उसके आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे। अब बात आती है कि सैंपल साइज है, तो मैंने बताया यहां पर कि जो सैंपल साइज है हमारे पास वो 384 हाउस होल्ड हैं, ठीक है। 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 304 डिस्ट्रिक्ट हैं, 1 2 3 4 मैंने बताया, 2 पहाड़ के होंगे और 2 प्लेन के होंगे, और एक डिस्ट्रिक्ट से 96 बच्चे, जिसमें 48 बॉयज और 48 गर्ल्स होंगे, और एक डिस्ट्रिक्ट से 12 कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे, जिसमें से 8 बॉयज को चुनेंगे, 4 गर्ल्स तथा 4 बॉयज होंगे, और इसमें सभी ग्रुप के एज की लड़कियों को लिया जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम काम करेंगे। ये हमारा चैप्टराइजेशन होगा। चैप्टर 1 जो हम बनाएंगे वो इंट्रोडक्शन रहेगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर चैप्टर 2 में रहेगा, रिसर्च मेथोलॉजी 3 में रहेगा, कंबाइनिंग द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और हायर एजुकेशन के बीच में हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, राज्य में बैरियर्स कौन कौन से उनके विषय में बात करेंगे, फाइंडिंग और रिकमेंडेशन 7वें चैप्टर के अंतर्गत रहेगा। अब रेफरेंसेस की बात करते हैं जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में है। तो हमने क्या हुआ था, F.O. रेमेजिक का एंड N. क्वाक का 2015 में था वुमेन्स इनरोलमेंट इन स्टेम इन हायर एजुकेशन क्रॉस नेशनल ट्रेंड्स 1970 से 2010 के बीच का एनालिसिस था, इसको अध्ययन किया और इसके आधार पर निकाला। दूसरा R. ओहनी एंड कल्याण शंकर, यानी जो वी कल्याण शंकर का था 2012 में आया था, गर्ल्स हायर एजुकेशन इन इंडिया ऑन द रोड ऑफ इंक्लूसिवनेस ऑन ट्रैक बट हेडिंग वेयर हायर एजुकेशन। इस प्रकार करके हमारे पास रेफरेंसेस हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किया, इनके आधार पर हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया और ये अध्ययन होगा। तो हम संक्षिप्त में एक बार बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड राज्य में लगातार लैंगिक विभेद होता जा रहा है। उच्च शिक्षा में कहीं पर लड़कियों की संख्या ज़्यादा है तो कहीं पर लड़कों की संख्या ज़्यादा है। उच्च शिक्षा में साक्षरता दर बढ़ती जा रही है, इंटरमीडिएट तक अच्छा जेंडर रेशियो देखने को मिल रहा है, बच्चे अच्छा आ रहे हैं, लेकिन इंटर के बाद ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज़्यादा है, बहुत कम बच्चे उच्च शिक्षा में आते हैं, जिसका परिणाम है कि पहाड़ के जो कॉलेज है वहां पे ज़्यादा गर्ल्स हो गई हैं और बॉयज बहुत कम है, जबकि प्लेन में ये रेशियो थोड़ा सा ठीक है, फिर भी उच्च शिक्षा में स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं। इसका विश्लेषण करना कि आखिर पर्वतीय राज्यों में वो कौन से कारक हैं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को जन्म दे रहे हैं और मैदानी क्षेत्रों में वो कौन से कारक हैं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को जन्म दे रहे हैं, और आर्थिक कंपोनेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उन सभी का विश्लेषण इस शोध के अंतर्गत किया जाएगा। सो मच, थैंक यू।